Hello friends, how are you? I'm Satyanarayan, 2019 बैच IPS and I hope that कोरोना की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है लॉकडाउन में रहते हुए, you people are utilizing that time effectively and to the best possible use. So I have started this YouTube channel La Education to help those people जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं and those who want to crack the civil service exams, whether it is conducted by UPSC or RPSC, but they are not able to go to the big cities and they are not able to afford the coachings. So I really want to help those people so that you can also fulfill your dreams. So the next thing is that I will request you people to share the videos with those friends of you who are preparing for the competitive exams, and you please tell them about this channel so that they can also get benefit out of it. So the next thing is that come back to the topics which we were discussing. So this is the history of Rajasthan. We have started this series just 3 or 4 days back and we have reached at a point जहां हम हमारा जो पहला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं. So this is part 4 in the history of Rajasthan. Medieval history जो है उसमें आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा. उसके बाद में there will be one more video where we will discuss about the सांस्कृतिक and जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस जो प्लेसेज हैं राजस्थान के, we will discuss about them. But first let's concentrate on this video. So in this series till now we have discussed the ancient civilizations of Rajasthan, यानी कि जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर, उन सब के बारे में we have discussed in the first video. एंड उसके बाद में हम लोगों ने जो मध्यकालीन राजस्थान में जो राजपूत वंश जो हैं उनकी उत्पत्ति और जो उनका चरम पर जो उनका शासनकाल पहुंचता है, we have also discussed that. And in that part we have discussed the kings और the शासक of मेवाड़, यानी हम मेवाड़ के जो राजा वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध वगैरह जो उन्होंने लड़े या जो भी इंपॉर्टेंट उन्होंने फोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, उन सब के बारे में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आमेर के जो किंग्स थे उनके बारे में. सो अभी 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो है वो बच जाती है. दैट इज वन इज द राठौड़. राठौड़ मुख्यतः अलग अलग जगह पे हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर में जो है वो राठौड़ किंग्स का शासन था. उसके बाद में जो बचता है वो है चौहान. तो चौहानों का भी राजस्थान में काफी जगह पर है, जैसे सांभर वाले क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान वगैरह, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद में जो रणथंभौर का जो क्षेत्र है वहां पर है, और जो कोटा बूंदी का जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहां पर भी चौहान शासकों का शासन था. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ राठौड़ वंश. तो प्रोमिनेंटली इसकी 2 ब्रांचेज है. एक जो है वो जोधपुर जो है वहां पर है उस वाले एरिया में, और जो दूसरी जो है वो बीकानेर वाले एरिया में है. सो 1459 ईस्वी में राव जोधा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, आप जोधा यानी जोधपुर याद रख सकते हैं. उन्होंने जोधपुर जो बसाकर एक मेहरानगढ़ किला जो है, आप सभी जानते हैं जो जोधपुर का किला है उसका नाम मेहरानगढ़ है, उसका निर्माण करवाया था और उन्होंने एक तरह से जोधपुर शहर को बसाया था. तो ये देख सकते हैं फोटो में मेहरानगढ़ का किला, जिसका टॉप व्यू मैंने लेने की कोशिश की है. और इसकी एक इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक इस तरह से देखने से आपको लगेगा कि एक मोर की शेप में है. मतलब ये अगर आप पूरे किले को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक मोर की आकृति है, जिसकी वजह से इसको मयूर ध्वज का किला भी कहा जाता है. तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेम्बर. उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट किंग है राठौड़ वंश में वो है राव गंगा, जिन्होंने खानवा के युद्ध में अपनी सेना भेजी थी. तो खानवा का युद्ध हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन की खानवा का युद्ध जो राजपूत राजा थे उन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था और उसमें किसकी हार या जीत हुई थी. आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म कटारगढ़ में हुआ था, और जो कटारगढ़ है वो कौन से किले का भाग है. तो द आंसर इज कुंभलगढ़. एक ही लोग ने इसका सिर्फ सही जवाब दिया था, आई थिंक उनका नाम कुलदीप है. तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू
attend the lecture very attentively so that you can write the answers also, because सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आंसर एग्जाम में देने हैं, उसके लिए थोड़ा याद भी रखना होगा। उसके बाद में जो राठौड़ वंश है उसमें जो इम्पोर्टेंट किंग है वो है राव मालदेव। तो राव मालदेव जो है वो इस सीरीज में थर्ड इम्पोर्टेंट किंग है। राव गंगा के बारे में इतनी ही जानकारी हमारी बुक में दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, तो हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। राव मालदेव के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर जो मारवाड़ का जो साम्राज्य है वो काफ़ी दूर दूर तक फैला था, यानी कि इसकी सीमा जो है हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी, यानी कि ये इनका काफ़ी दूर दूर तक प्रचार प्रसार हो चुका था। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि इनकी जो पत्नी है उमा दे, उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो आरपीएससी की ये आदत है कि इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो लोग पूछ लेते हैं। सो यू शुड रिमेंबर रूठी रानी के नाम से कौन सी क्वीन को जाना जाता है, यानी कौन सी रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दैट उमा दे एंड शी इज वाइफ ऑफ मालदेव। उसके अलावा मालदेव की जो सेना है उसको गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी का सामना करना पड़ा था, और उस युद्ध में जो उनके सेनापति है जेता और कुंपा, उनका बलिदान हो गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये कहानी है, इसके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली शेर शाह सूरी जो है वो दिल्ली का किंग था, और हुमायूं जो है यानी कि बाबर का जो बेटा है उसके खिलाफ इसका युद्ध हुआ था, और उसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, और उसकी वजह से हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। तो उसी वक्त उसने मालदेव से सहायता मांगी थी कि उसको शरण दे। तो मालदेव ने उसको शरण दे दी थी, लेकिन उसको उस पर विश्वास नहीं था और वो वहां से अफगानिस्तान की तरफ भाग गया। लेकिन उसकी वजह से मालदेव को जो है वो शेरशाह सूरी का जो गुस्सा है उसका सामना करना पड़ा, और उसने जोधपुर जो है वहां पे अटैक कर दिया। तो वैसे तो मालदेव की सेना काफी स्ट्रांग थी, लेकिन शेरशाह सूरी ने छल नीति का प्रयोग किया, और उसने एक जो फेक हम लेटर कह सकते हैं, यानी कि एक छलावे वाला लेटर लिखा, जिसमें उसने ऐसा लिख दिया कि जो जेता और कुंपा जो है उनके सेनापति वो शेरशाह सूरी की तरफ हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो ये लेटर जब मालदेव को मिला तो उनका विश्वास कम हो गया, और उसकी वजह से छल कपट की सहायता से शेरशाह सूरी ने जो है वो मालदेव की जो सेना है उसको हरा दिया, और इसमें सेनापति जो जेता और कुंपा है वो शहीद हो गए। तो वी शुड रिमेंबर अबाउट जेता एंड कुंपा एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सो लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन अबाउट इज चंद्रसेन। तो जिस तरह से हमने देखा था कि जो मेवाड़ है वहां पे राणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया था, यानी कि उसने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। तो उसी तरीके से चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ के एक ऐसे राजा हैं, वो मालदेव के पुत्र थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, और उसकी वजह से उनको अपना अधिकांश जीवन जो है वो पहाड़ों में ही बिताना पड़ा था। तो एक तरफ राणा प्रताप है मेवाड़ में, दूसरी तरफ चंद्रसेन है मारवाड़ में। तो ये राजस्थान के इतिहास में ऐसे शासक हैं, ऐसे किंग हैं जिन्होंने जो एक सत्ता का प्रलोभन होता है उससे कहीं ज्यादा तवज्जो किस चीज को दी, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता पर, यानी कि फ्रीडम। तो वी शुड रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। उन्होंने 1587 में जोधपुर की बागडोर संभाली, और उस वक्त तक आप जानते हैं कि जो अकबर या जो जहांगीर जो मुगल शासक है उनकी पॉलिसी रहती थी कि राजपूत राजाओं के साथ एक वैवाहिक अलायंस बना लिया जाए, और उसकी वजह से फ्रेंडली अलायंस हो जाएगा, और वो उसका इस्तेमाल अपनी सेना का जो है वो फोर्स को बढ़ाने में करेंगे। तो इसी पॉलिसी के तहत जो उदय सिंह है उन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करा दिया था। हमने देखा था कि जो आमेर के जो किंग है भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री जो है उसका विवाह अकबर से करवाया था। उसी तरह से जो जोधपुर के जो किंग हैं उदय सिंह, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जहांगीर से कराया था। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट विच वी शुड रिमेंबर। उसके बाद में आते हैं जसवंत सिंह के बारे में। तो जसवंत सिंह जो है वो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध एक शाही सेना की जो तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन शाही सेना की जब पराजय होती हुई दिखी तो उनको मैदान छोड़ने से मजबूर होना पड़ा वहां से।
उसके बाद में अगले ही वर्ष उन्होंने खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की सेना की तरफ से पार्टिसिपेट किया। पहले उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी शाही सेना की तरफ से। शाही सेना एक ऐसी सेना है जो बहुत सारे अलग अलग राजपूत राजा आपस में मिले थे और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा संभाला था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद में उन्होंने औरंगजेब की तरफ से लड़ने का डिसीजन लिया था, लेकिन मैदान में जो है वो उन्होंने जो अपना शत्रु है शुजा, उसी के साथ गुप्त संवाद कर लिया, यानी सीक्रेट अलायंस उसके साथ कर लिया और वो उसकी तरफ शामिल हो गया। इनको खुद को ही पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। पहले जब वो शाही सेना की तरफ से लड़ रहे हैं तो फिर वो हारने पर भाग जाते हैं, दूसरी तरफ जब औरंगजेब के साथ लड़ रहे हैं तो भी वो अपने शत्रु के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जसवंत सिंह जो है वो कितने महान शासक हैं या क्या है, उसके बारे में आई विल नॉट कॉमेंट। सो लेट्स मूव अहेड। हालांकि वो कला प्रेमी आदमी थे और उन्होंने भाषा भूषण नाम का एक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से पूछा जाता है, भाषा भूषण की रचना किसने की, तो उसका आंसर है जसवंत सिंह। उसके साथ साथ उनका जो मंत्री था मुहनोत नैन्सी, वो काफी बड़ा इतिहासकार है, वो काफी फेमस है राजस्थान के इतिहास में। उन्होंने दो मेन ग्रंथ लिखे थे, एक है नैनसिरी ख्यात जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर काफी थ्योरीज दी हुई है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी जो पुस्तक लिखी थी मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये जो दोनों बुक्स हैं वो राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जो स्थिति है उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो इसके बारे में इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास है उसके काफी एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। तो जो दुर्गादास राठौड़ हैं वो जसवंत सिंह की सेना में एक प्रमुख सेनापति थे। तो इसके भी पीछे की एक कहानी है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहानी से थोड़ी चीजें आसानी से याद रहती है, तो एक इसको भी कहानी के तौर में याद कर लेते हैं। होता ऐसा है कि जो जसवंत सिंह है वो लगभग बूढ़े हो जाते हैं और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अफगानिस्तान में वो किसी कैंपेन पे गए हुए होते हैं और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस टाइम तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो उस वक्त का जो मुगल शासक है औरंगजेब, वो जोधपुर पर मुस्लिम रूल लगा देता है और उसके साथ साथ वो डायरेक्ट रूल का भी अनाउंस कर देता है और उसके लिए एक अपने पपेट जो है, यानी कि जो एक कठपुतली होती है, उस तरह से एक राजा को जोधपुर की गद्दी पर बिठा देता है। लेकिन जो दुर्गादास राठौड़ जो है उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो जोधपुर पर जो है वो जो राठौड़ वंश है उसका खत्म नहीं होने देंगे और वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उनकी मृत्यु के कुछ टाइम बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम अजित सिंह रखा जाता है। तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो पहले औरंगजेब को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ लोग मिलकर जाते हैं औरंगजेब के पास कि आप जो मारवाड़ का जो शासक है उसको अजित सिंह को डिक्लेयर करें, लेकिन औरंगजेब उनकी इस बात को नहीं मानता है। तो दुर्गादास राठौड़ जो है वो अपनी पूरी सेना के साथ औरंगजेब की सेना का मुकाबला करते हैं और अजित सिंह को जो है वो मारवाड़ का शासक बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है आगे कि जब अजित सिंह बड़े होते हैं तो उस वक्त वो कुछ बुरे लोगों के बहकावे में आकर जो मारवाड़ के जो रक्षक और अदम्य साहसी दुर्गादास जो राठौड़ हैं इनको मारवाड़ से निर्वासित कर देते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका कोई अपराध नहीं था। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीति होती रही है मध्यकालीन टाइम में, कि जहां पर विश्वास की बहुत कमी होती थी और झूठी बातों पर भी राजा विश्वास कर लिया करते थे। लेकिन जो इनकी वीरता और जो उनकी बुद्धिमानी है उसको देखते हुए जो राजस्थान के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि यूलिसेस कौन था, कहाँ का राजा था, इसके बारे में आप पढ़िए विकिपीडिया पे और उसके बाद में आप बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु वाज यूलिसेस और उनको राठौड़ों का यूलिसेस जो है दुर्गादास को क्यों कहा कर्नल जेम्स टोड ने। तो आई होप दिस टाइम मोर पीपल विल टेक इंटरेस्ट एंड दे विल राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। तो इस तरह से हमने देखा जो जोधपुर की जो राठौड़ वंश की जो वंशावली है उसके बारे में भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड की जोधपुर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं बीकानेर की तरफ। तो हमने देखा था कि लगभग 1459 के आसपास राव जोधा ने जोधपुर को बसाया। उनके जो पुत्र हैं राव बीका,
उन्होंने सोचा कि जोधपुर में तो ऑलरेडी पिताजी राज कर रहे हैं और उसके बाद में उनका भाई राज करेगा, तो क्यों न दूर जाकर कहीं एक और दूसरा शहर बसा लिया जाए, ताकि वहां पे आराम से रहकर राजा बनेंगे और एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने 1488 में बीकानेर जाकर वहां पे बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना की और उसको जो राठौड़ सत्ता है उसका दूसरा केंद्र बनाया। ये अच्छा तरीका है ना, अपने भाई और बाप को मारने से अच्छा दूसरी जगह जाके अपना नया राज्य बना लो। चलो खैर, कहानियों से परे। 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार रखवाया, जहां पर उसने सारे राजपूत राजाओं को बुलाया और उनको बोला कि आप हम लोगों को सपोर्ट करो और उसके बदले में हम आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, आप पर अटैक नहीं करेंगे। तो जो बीकानेर के उस टाइम के जो किंग थे कल्याणमल और उनके जो पुत्र हैं राय सिंह, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने वहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से जो राव कल्याणमल जो है वो बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और उनके जो पुत्र हैं राय सिंह, उनको मुगलों ने गुजरात, काबुल और कंधार अभियान के लिए नियुक्त किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे राजपूत राजा जो हैं, चाहे वो आमेर के मान सिंह और महाराजा जय सिंह हो, या फिर जोधपुर के जो किंग हैं वो हो, या फिर जो बीकानेर के किंग हैं, उन्होंने सभी ने लगभग जो मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार किया था और उनके साथ मिलकर उनकी सेना की ओर से काफी अभियानों में पार्टिसिपेट किया था, काफी युद्ध में उन्होंने अपनी सेनाएं भी भेजी थी। तो ये जो राजा राय सिंह हैं, इन्होंने बीकानेर का जो किला है उसका निर्माण करवाया था। आई होप आप सब लोगों को बीकानेर का जो किला है उसका नाम पता होगा। चलिए इस बार कमेंट सेक्शन में लिखने को नहीं बोलूंगा, उसका नाम जूनागढ़ फोर्ट है। एज यू पीपल नो, इट इज वेरी सिंपल थिंग। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि ये जो जूनागढ़ फोर्ट है, आप देखेंगे कि इसमें इसका जो आर्किटेक्चर या जो स्कल्पचर जो है वो काफी हद तक मुगल जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि लाल किला हो गया या जो आगरा का फोर्ट हो गया, उससे काफी मिलता जुलता है। यानी कि इसमें जो मुगल प्रभाव है वो काफी अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर मेंस में 2 या 3 लाइन में अगर एक कमेंट पूछा जाता है तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट विच वी शुड राइट, कि इस पर जो मुगल प्रभाव है वो दिखाई देता है। अभी उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो बीकानेर के जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग है वो है अनूप सिंह। तो अनूप सिंह एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ विद्यानुरागी था और उसने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी थी। तो उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर उन्होंने एक टीका लिखी थी, अनूपोदय। तो इस तरीके से काफी इंटेलेक्चुअल आदमी थे ये अनूप सिंह जो हैं, और इन्होंने दक्षिण में रहते हुए काफी पुस्तकों और मूर्तियों को बर्बाद होने से बचाया था। तो जो पुस्तक जो ये दक्षिण से जो लेके आए थे उसके लिए उन्होंने एक अनूप पुस्तकालय बनवाया, बीकानेर में मौजूद है। और वो जो है वो एक पुस्तकों का भंडार है। इसमें काफी ऐसी ऐसी पुस्तकें भी अवेलेबल है जो बाकी कहीं पर नहीं मिलती है। उसके अलावा जो मूर्तियां उन्होंने जो बचाई वो उन्होंने जो बीकानेर में जो 33 करोड़ देवताओं को जो मंदिर है वहां पर सुरक्षित रखवाई थी और वो आज भी वहां पर मौजूद हैं। जो बीकानेर निवासी जो हैं वो ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। तो जो भी बीकानेर के लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, या जो ये लोग अनूप पुस्तकालय या जो 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है जहाँ पर घूम के आ चुके हैं वो भी ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। दे कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो एक सत्ता का केंद्र था राठौड़ों का वो था किशनगढ़। तो किशनगढ़ हम जानते हैं अजमेर के पास में है ये, और ये जो है वो राठौड़ सत्ता का एक अलग केंद्र था। तो इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ का जो किंग है सावंत सिंह, वो कृष्ण का भक्त था और उसकी वजह से उसको नागरीदास के नाम से जाना जाता है। और उसके दरबार में जो चित्रकार था निहाल चंद, वो इंडिया की जो टॉप पेंटर्स हैं उनमें से उसका नाम शुमार है। निहाल चंद विश्व प्रसिद्ध है और उनकी जो पेंटिंग है बनी ठनी, यूपीएससी ने 2018 या 2019 में पूछ चुका है कि बनी ठनी जो है वो कौन सी शैली की पेंटिंग है। तो जो लोग राजस्थान के थे या जिन्होंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया था, ये किशनगढ़ शैली है। लेकिन जो लोग राजस्थान के नहीं थे या जिन लोगों ने डायरेक्ट इसके बारे में नहीं पढ़ा उनके लिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो हम राजस्थान की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सिर्फ आरपीएससी में इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती हैं जो रीजनल होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस तो अगर आपने चीजों को अच्छे से याद रखा होगा तो चाहे आप आरपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो या चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं, आपका टाइम भी बचाते हैं और आपको मार्क्स भी दिलवाते हैं विद श्योरिटी। So I request to pay attention to the video and focus to the things which I am discussing. So let's move ahead. उसके बाद में हम आते हैं चौहान वंश पर।
तो एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में देखा राठौड़ वंश के बारे में। तो उनके 3 इंपॉर्टेंट सीट्स है। पहला जो है वो जोधपुर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से उनका जो किंग है मोटा राजा उदय सिंह, उसने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था जहांगीर से, और वो जो बेटी थी उसका नाम मानबाई था और जगत गुसाई के नाम से वो फेमस होती है इतिहास में। इस तरीके से उसके बाद में हमने देखा कि राव बीका जो है उन्होंने बीकानेर बसाया, और उसके जो 2 इम्पोर्टेंट किंग है वो अनूप सिंह और मालदेव। और उसके बाद में हमने देखा कि जो किशनगढ़ जो है वहां पर भी राठौड़ की सत्ता थी, और उनका जो इम्पोर्टेंट किंग जो था वो था सामंत सिंह, जिसको जो कृष्ण का भक्त था, और उसकी वजह से उसको किस नाम से जाना जाता था बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हर बार मैं नहीं बता रहा। तो अब हम चलो डिस्कस करते हैं कि चौहान वंश में। तो अब तक हमारे जो राजपूत जो हैं उनके 3 वंश कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश, दूसरा जो था वो हमारा था आमेर का कछवाहा वंश, और जो तीसरा जो था वो 3 जगह के राठौड़ वंश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे एक थोड़ा रिवीजन हो जाता है और चीजों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ताकि आपको बार बार नहीं रटना पड़े, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा बार बार रिवीजन के दृष्टिकोण से थोड़े नाम वापस ले लेता हूँ। आई होप यू पीपल विल बेयर विद मी। जो चौहान वंश जो है उसके बारे में, एक जो चौहान वंश है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सांबर के जो चौहान है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल द 3 वीडियोस विच आई हैव मेड बिफोर दिस वीडियो। इनका जो इम्पोर्टेंट जो किंग था अजय राज, उसने अजमेर की स्थापना की थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्नोजी जो हैं वो उनके पुत्र हैं, और उन्होंने जो अजमेर में जो आना सागर लेक है वो बनवाया था। और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग जो है पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से तराइन का प्रथम युद्ध वो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो जो मोहम्मद गौरी है उसको वहां से भागने देते हैं और उसको उस टाइम पर नहीं मारते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वो जो एक है वो उनकी बड़ी भूल थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं और उनको जाने दिया। जिसके बाद में मोहम्मद गौरी वापस पुनः फुल सेना के साथ अटैक करता है, और फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, और जो चौहान की जो सेना है वो हार जाती है उसमें, और ये जो सत्ता जो है राजपूतों के हाथों से छीनकर वो मुगलों के हाथों में, सॉरी मुगल नहीं, गौरी के हाथ में चली जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि ये किस तरह से जो है वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री में राजस्थान की। उसके बाद में अब जो अगली ब्रांच जो है चौहान शासकों की वो है रणथंभौर। तो रणथंभौर जो है वो ईस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग है उसका नाम है हमीर। तो हमीर के टाइम पर 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया था। उस टाइम पे जो उसका किंग था वो था राणा रतन सिंह, और वहां पर उसका अटैक करने का कारण था उसकी जो रानी है रानी पद्मिनी, जहां पर उसने जौहर कर लिया था। वो था 1307 ईस्वी में, लेकिन उसके पहले उन्होंने रणथंभौर पे अटैक किया था, और उसका कारण ये था कि जो हमीर जो है उसने मंगोल शरणार्थियों को शरण दे दी थी। यानी जो ये मंगोल जो शरणार्थी थे वो उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक करने आए थे, लेकिन वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको वापस भागना पड़ा था। तो जो हमीर है उसने उनको शरण दे दी थी। भारतीय जो राजा हैं उनकी संस्कृति में ऐसा होता था कि अगर आपसे कोई भी शरण मांगने आता है तो आप उसको मना नहीं करते थे जनरली, और उसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काफी गुस्सा हो गया था, नाराज हो गया था, और उसने रणथंभौर पर अटैक करवा दिया। और उसमें वो किला नहीं जीत पाया था। काफी रेजिस्टेंस के बाद जो है उसने जो हमीर के जो सेना नायक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, और इस वजह से उसने छल से ये जो युद्ध है वो जीत लिया। और ये जो किंग है यहाँ का हमीर वो उसमें शहीद हो गया था, और उसकी जो बेटी और जो उसकी जो वाइफ है क्वीन जो है यहाँ की, उन्होंने जौहर कर लिया था। तो ये जौहर जो है वो राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो पद्मिनी ने जौहर किया था उसको चित्तौड़ का प्रथम साका के नाम से जाना जाता है, और ये जो है वो राजस्थान का प्रथम जौहर है। तो आई वॉन्ट दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज थिंग्स एंड देयर शुड बी अ क्लैरिटी, एंड दैट इज माई रोल कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को कंसेप्चुअली समझा सकूं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुई है तो यू शुड नॉट गेट
confused between these and this is the fort। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हाइट पर भी है और जो राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स हैं उन सब की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि वो काफ़ी हाइट पर बने होते थे और दुश्मन के लिए उसको जीत पाना काफ़ी कठिन होता था। तो इवन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेना होने के बाद भी वो किले को जीत नहीं पाते हैं और उनको छल कपट से अपने जो विरोधी के जो सेना नायक हैं उनको अपनी तरफ मिला के और उसको हराना पड़ता है। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट हमीर। उसके बाद में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट रणथंबोर एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जालोर। तो ये जो इसकी चौहान जो शासक है इनकी तीसरी ब्रांच है। इसका जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल था और जो प्राचीन शिलालेख हैं उनमें जो जालोर जो है उसका नाम जाबालीपुर मिलता है और उसका जो किला है उसका नाम स्वर्णगिरी यानी कि सोनागढ़ मिलता है। तो हमें इस किले का नाम पता होना चाहिए। जनरली हमें बाकी सब किलों के नाम पता होते हैं लेकिन ये जो एक थोड़ा हम इतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता है इसलिए इसका नाम नहीं याद रहता है और हम इसको जो जैसलमेर का जो किला है उसके साथ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें भी सोने का जिक्र होता है और यहाँ पर भी ये स्वर्ण का जिक्र है इसलिए सोनागढ़ जो है वो जालोर का किला है। यू शुड रिमेंबर दिस। और इसका जो प्रसिद्ध शासक है वो था कानड़दे चौहान। तो ये एक इम्पोर्टेंट किंग है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जालोर के पास में एक सिवाना है पहले वहां पर अटैक किया था और उसका नाम जो है वो बदल के खैराबाद रख दिया था। हमने कल देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जब मेवाड़ पर अटैक किया था तो जो चित्तौड़ का नाम है वो उसने खिजराबाद रख दिया था और यहाँ पर जो है वो इसने खैराबाद रखा है। तो यहाँ पर एक फिर कंफ्यूजन होने वाली चीज है। यू पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज एंड यू शुड हैव क्लैरिटी दैट मेवाड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा था और ये जो है खैराबाद रखा था सिवाना को जीतकर। और उसके बाद में उसने 1311 में जालोर पर भी अटैक किया और जो कानड़दे जो वहाँ का जो शासक था वो वीरगति को प्राप्त हो गया था और जो किला जो है वो ढह गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है उसने पूरे राजपूत राजाओं पर एक के बाद एक अटैक किए हैं और उसमें लगभग सारे राजा जो हैं उसके सामने वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद जो चौथी जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है हाड़ौती। तो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो जो ईस्टर्न राजस्थान का जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है उसको हाड़ौती क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। जब हम ज्योग्राफी की सीरीज वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट जब वो डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे हम राजस्थान के अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में। सो अभी इतना ही याद रख लेते हैं कि जो ईस्टर्न राजस्थान का जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का अधिकार था, इसकी वजह से इसको हाड़ौती कहते हैं। तो उसके पहले जो हैं ये लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास इनका इन्फ्लुएंस में आते हैं, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर मीणाओं का अधिकार था और उनमें से एक इम्पोर्टेंट आदमी था बुंदा मीणा, जिसके नाम पर जो आज प्रेजेंट डे जो बूंदी है उसका नाम रखा गया था। लेकिन जो राणपुर का जो लेक है मतलब उसमें बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी का ही जो एक तद्भव रूप जो है वो बूंदी है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि बूंदी को पूरा प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना जा सकता था। कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। वी शुड हैव दिस इन आवर माइंड। उसके बाद में जो राव देवा जो है इन्होंने मीणाओं को पराजित करके 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। और जो तारागढ़ का जो किला है, जो बूंदी का जो किला है उसका नाम है तारागढ़। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट किला है जिसको आप लोगों को याद रखना है। तो इफ़ यू पीपल वांट मी कि जो राजस्थान के जितने भी अलग अलग इम्पोर्टेंट किले हैं उन सब का मैं ज्योग्राफी लोकेशन वाइज यानी कि कौन सा जो किला है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन और वो किसने बनवाया, अगर आप चाहते हैं तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर दैट यू पीपल हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू पीपल डिमांड देन ओनली आई विल मेक, अदरवाइज it will take a lot of time and I will not be making it very simple very clear। अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैं बनाऊंगा। तो जो तारागढ़ का जो किला है वो भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। उनमें से एक पेंटिंग मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है ताकि वी कैन इजीली रिमेंबर इट, और इसके लिए काफ़ी फेमस है। उसके साथ साथ जो यहाँ का जो एक किंग है शत्रुसाल, वो जो है उसकी जो स्मारक है उसका नाम है 84 खंभों की छतरी। तो आई थिंक जो कोटा बूंदी के लोग हैं इन लोगों ने इनको देखा होगा। अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो एक बार जाकर गूगल में जरूर सर्च कर लेना 84 खंभों की छतरी, एक अच्छी सी सुंदर सी पिक्चर आएगी सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। और उसके बाद में ये जो शत्रुसाल जो है वो कब शहीद हुआ था, शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ जब शाही सेना लड़ रही थी तो ये उसमें मारा गया था। इसके पहले हमने एक और दूसरे युद्ध के बारे में डिस्कस किया था जब जोधपुर का जो किंग था उसके बारे में, और उसके बाद में एक और दूसरी जो शाही सेना है
वो है शामूगढ़ का युद्ध। तो दो अलग अलग युद्ध हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में जो कोटा जो है, यानी कि हम पहले बोल रहे थे कि कोटा और बूंदी जो है वो हाड़ौती का क्षेत्र है। तो जो कोटा है वो पहले बूंदी का ही भाग हुआ करता था, लेकिन जब शाहजहां दिल्ली में पावर में थे तो उस टाइम पे उन्होंने बूंदी को कोटा से अलग करके माधो सिंह को सौंप कर 1631 में उनको एक नए राज्य का दर्जा दे दिया था कोटा को। तो इस तरह से कोटा और बूंदी जो है वो दो अलग अलग राज्य हो गए थे। तो मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि ये जो है वो पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है, कोटा बूंदी दोनों जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो फेमस पेंटर्स यहाँ के हुए हैं। जो पेंटिंग्स हैं उसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर की जब सीरीज बनाएंगे, जो राजस्थान का जो कला और साहित्य है उसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक ही लाइन में ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो बूंदी की जो पेंटिंग्स है उसमें पशु पक्षियों का जो है वो बहुत ही स्पेशल मेंशन है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कृष्ण की भक्ति करती हुई कुछ महिलाएं दिख रही है आपको, लेकिन उसमें भी काफी सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं आपको। और उसके बाद जो कोटा शैली जो है उसमें जो है वो शिकार के जो चित्र हैं वो काफी फेमस रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे राजाओं का शौक होता था हंटिंग करना, और वो जब वाइल्ड हंटिंग पे जाते थे तो जो उनके जो पेंटर्स हैं वो उनको खुश रखने के लिए उनकी पेंटिंग्स बनाते थे शिकार करते हुए। कभी वो शेर को मारते थे तो कभी वो टाइगर को मारते थे। अगर प्रेजेंट इंडिया होता तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट है जिसके तहत आप किसी भी जानवर को, किसी भी नहीं लेकिन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो जानवर प्रोटेक्टेड है उनको आप मार नहीं सकते, पर्टिकुलरली शेर और जो टाइगर है। तो चलो खैर, वो अलग टाइम था जब लोगों का शौक होता था मारना। अगर अब आप मारते हैं तो आपको जेल भी हो जाती है। तो ये होता है टाइम का डिफरेंस। सो विद दिस नाउ वी कंक्लूड 4 थिंग्स। फर्स्ट, जो हमारा जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें से हमने जो भी मध्यकालीन जितने भी राजपूत वंश हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अगला जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के अलग अलग जो सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हैं उनके बारे में हम 2-2 लाइन में 3-3 लाइन में डिस्कस करेंगे। उनका थोड़ा सा जो भी किले वगैरह हैं उनको इमेजेस के साथ देखने की कोशिश करेंगे और उनका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम नोट करेंगे। तो now this is the time for you people to write your feedback. Did you find this history series जो हम लोग पिछले 5-7 दिन से डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और उसमें 4 वीडियोस भी कवर कर लिए हैं, तो डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में? क्या आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस फील कर पा रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? इफ यस, देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। You please like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. उसके साथ साथ आप लोगों को मैंने पूछा था कि आपको नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है या जो बुक है उससे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने कहा था कि नोट्स से ज़्यादा बेटर है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है। सो आई थॉट कि आई शुड एक्सेप्ट टू योर डिमांड। हालांकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, एंड वैसे भी मैंने पहले इससे राजस्थान का जो है इतिहास उसको कवर नहीं किया है, because I didn't prepare for RPSC, so it takes a lot of time for me. So I hope that you people appreciate these efforts, and then I would like you people to subscribe to the channel and ask your friends also. तो जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा encouragement देंगे, I will make more and more videos. I will try to find each and every minute in my time so that I can help you in a maximum way. So उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं इन वीडियोस की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ या फिर बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, या जो हिंदी इंग्लिश का जो मिक्सचर है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आपके पास कोई भी सजेशन है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें आई कैन हेल्प यू मैक्सिमम। So thank you. We will discuss the important places of Rajasthan in the next video, which I hope that I will make very soon after you people write that you want me to make that video. अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। Okay, thank you. Have a good day.